Hello everyone, Assalamu alaikum. तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इतना लंबा लेक्चर नहीं है और लेट रिकॉर्ड करने की रीज़न ये है कि क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का इशू था, और अगर अभी भी हम लेक्चर अटेंड ऑलरेडी डिले हो गया काफ़ी, तो काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इस वीकेंड को कंडक्ट करना लाजमी था, तो इसलिए मैं लेट नाइट ही कंडक्ट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह। इंटीरियर सिरेमिक समिट का चैप्टर है और सारा फोकस समिट पे ही होगा। एक दो बातें बाहर की जाएंगी, लेकिन पूरा समिट की ही बात की जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने रखी जाएंगी, तो इतना ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। तो पहला सवाल जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सिरेमिक। जो समिट के अंदर क्लासिफिकेशन दी गई है वो है ऑन बेसिस ऑफ, अगर जो फॉर एग्जांपल अगर एक दो लोग लाइव भी सुन रहे हैं, तो अगर कोई मेरी आवाज़ में कहीं प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ वो मुझे ज़रूर गाइड करें, से इस तरह मेरी भी गाइडेंस हो जाएगी कि आवाज़ वगैरह सारी चीज़ें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वरना पता चले मैंने सारा रिकॉर्ड कर दिया और कल सुबह में जब नींद से उठूं तो मैसेजेस ग्रुप पे लिखे हो, सर आवाज़ तो आ नहीं रही थी सर तो खैर मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर कोई इस लाइव सुन रहा है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि अगर आवाज़ में प्रॉब्लम है तो, और नहीं है तो भी बोले बता दें। क्लासिफिकेशन जो समिट में है वो अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है। तो पहली जो क्लासिफिकेशन में 3 में डिवाइडेड है। सबसे पहला है ट्रेडिशनल फेल्सपाथिक पोर्सलिन। ये है प्योर पोर्सलिन है, 100% ट्रांसल्यूसेंट प्योर पोर्सलिन है। पोर्सलिन में बेसिकली ग्लास या सिलिका होता है। ग्लास और सिलिका एक ही बात है, ग्लास और सिलिका, 100% ग्लास 100% सिलिका। कोई फिलर्स ऐड नहीं होते हैं, ये बात याद रखें, कोई फिलर्स ऐड नहीं होते, प्योर ग्लास होता है। तो इसमें आता है फेल्सपाथिक पोर्सिलीन, और इसकी खासियत क्या है? मोस्ट ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब आराम से लाइट चली जाएगी, जैसे इनेमल ट्रांसल्यूसेंट होता है वैसे ही। मोस्ट एस्थेटिक और कलर स्टेबिलिटी, तो ये 3 इसकी तारीफ है। दूसरी क्लासिफिकेशन में आता है प्रेसेबल सिरेमिक्स, तीसरा आता है मिल्ड सिरेमिक्स। प्रेसेबल का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, पहले पाउडर फॉर्म में होता है पोर्सलिन, फिर उसको उसकी सॉलिडिफिकेशन की जाती है और उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, इसको कहते हैं प्रेसेबल। और जो माइल्ड होता है वो क्या होता है कि एक बड़ा सा सॉलिड होता है, ऑलरेडी सॉलिड होता है, उसको तोड़ तोड़ के वो क्राउन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। प्रेसेबल में पाउडर फॉर्म में होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड में और एक डिजायर्ड शेप में। जबकि मिल्ड में ऑलरेडी एक सॉलिड का बड़ा इनगॉट होता है, उसकी माइलिंग की जाती है मशीन के थ्रू और फिर डिजायर्ड शेप को हासिल किया जाता है। इसको सब्ट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, सब्ट्रैक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ये हम वैसे भी कर सकते हैं मशीन से, और ये कैड कैम टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं। कैड कैम 3D प्रिंटिंग जो होती है ना, वो भी बेसिकली सब्ट्रैक्टिव मेथड है कि एक बड़ा इनगॉट होगा और उसकी कंप्यूटर की तरह उसकी फिर कटिंग की जाएगी और वो डिजायर्ड शेप हमें मिल जाएगा। और मशीन से भी कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली हैदराबाद के लैब्स में हो रहा है, कराची में तो कैड कैम के थ्रू भी हो रहा है। ये मेथड कहलाता सब्ट्रैक्टिव है, और माइलिंग क्योंकि तोड़ा जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। आजकल की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है एडिटिव, लेकिन खैर उस पर हमें बात करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये 3 क्लासिफिकेशन हो गई। नंबर 1 हो गया ट्रेडिशनल फेल्सपाथिक पोर्सलिन, नंबर 2 हो गया प्रेसेबल सिरेमिक्स, नंबर 3 हो गया माइल्ड सिरेमिक्स। प्रेसेबल सिरेमिक्स के अंदर आते हैं आईपीएस इम्प्रेस। दूसरे नंबर पे आता है ओपीसी, ऑप्टिमल प्रेसेबल सिरेमिक्स, वही प्रेसेबल सिरेमिक्स के अंदर ऑप्टिमल प्रेसेबल सिरेमिक्स। और आईपीएस इम्प्रेस, आईपीएस इम्प्रेस, ये नाम याद रखिएगा दोनों। अब इन दोनों के अंदर क्या क्वालिटी है कि जो इनका कोर होता है ना, बल्कि सारे प्रेसेबल के अंदर इनका जो कोर होता है ना, वो वेरिंग मुख्तलिफ शेड्स का होता है। आप उसमें जैसे पोर्सलिन, फेल्सपाथिक पोर्सलिन था, फेल्सपाथिक पोर्सलिन था, वो प्योरली ट्रांसल्यूसेंट था, उसका खुद का कोई शेड नहीं था, वो लाइट उससे गुजर जाती थी और अंदर की चीज नजर आएगी।
जो आईपीएस, इम्प्रेस या जो भी प्रेसेबल सिरेमिक्स हैं, वो क्या है, वो अलग अलग शेड्स होते हैं, उसमें अलग अलग शेड्स हो सकते हैं उसके अंदर, तो वो ट्रांसल्यूसेंट इतना प्योर नहीं होता, शेड्स डाल सकते हो उसके अंदर। अब उसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, एक मोनोलिथिक, एक विनियर्ड। मोनोलिथिक का मतलब है जो पूरा सिरेमिक हो, पूरी जो बॉडी हो, पूरा जो क्राउन हो, वो प्रेसेबल सिरेमिक से बना हुआ हो, इसको कहते हैं मोनोलिथिक, यानी कि एक ही सिरेमिक को ही चुना, उससे ही सारा बनाया गया। विनियर्ड का मतलब क्या होता है कि अंदर का जो कोर है, अंदर की जो बॉडी है, वो प्रेसेबल सिरेमिक्स की बनाई, लेकिन बाहर से जो आउटर मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है क्राउन की, वो फेल्सपाथिक पोर्सिलिन से बनाई, क्योंकि फेल्सपाथिक पोर्सिलिन एस्थेटिक में सबका बाप है। तो जब सुपरफिशियल पोर्शन के लिए बाप को चुना गया और अंदर के लिए हमने शेड को चुना गया, तो उसको कहते हैं विनियर्ड टेक्निक। प्रेसेबल सिरेमिक को विनियर्ड कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, प्रेसेबल सिरेमिक को फेल्सपाथिक पोर्सिलिन से, तो ये विनियर्ड टेक्निक आ गई। मोनोलिथिक नहीं होगा, क्योंकि दो सिरेमिक्स यहाँ यूज हो रहे हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 2 है प्रेसेबल सिरेमिक्स, जिसकी कोर की वेरिंग शेड्स होते हैं, मैं बता चुका हूँ। और इसको क्राउन, इसमें दो किस्म के आते हैं, मोनोलिथिक और विनियर्ड। अब इसके अंदर प्रेसेबल सिरेमिक्स की एग्जांपल 3 है, आईपीएस, इंडियन प्रीमियर ऐसे स्क्वाड। तो आईपीएस इम्प्रेस करना, और आईपी और ओपीसी ऑप्टिमल प्रेसेबल सिरेमिक, ये दोनों बॉन्डेड सिरेमिक होते हैं। तीसरे नंबर पे जो आता है एग्जांपल, वो आता है ई मैक्स। जो ई मैक्स होता है वो सीमेंटेड और बॉन्डेड दोनों होता है। तो ये 3 एग्जांपल हैं इसके अंदर, आईपीएस इम्प्रेस, ओपीसी, ई मैक्स। आईपीएस इम्प्रेस, ओपीसी, ई मैक्स। शुरू के जो दो हैं वो सिर्फ बॉन्डेड होते हैं। बॉन्डेड का मतलब है जो उनको दान से लगाया जाएगा ना सिरेमिक को, उसके लिए एडहेसिव सीमेंट यूज किया जाएगा। सीमेंटेड का मतलब है कि जीआईसी यूज किया जाएगा। ल्यूटिंग सीमेंट कौन सा यूज किया जाता है? ल्यूटिंग का मतलब है कि क्राउन को दांत पे लगाना, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है मिल्ड सिरेमिक्स। मिल्ड सिरेमिक्स के अंदर जो एग्जांपल हैं, जो एक एग्जांपल है प्रोसेरा, दूसरा है जिरकोनिया के क्राउन भी आते हैं, मिल्ड में आते हैं। और तीसरा है ई मैक्स क्राउन, लेकिन कैटकेम वाला, वो भी मिल्ड में आता है। ई मैक्स क्राउन दोनों में आता है, ई मैक्स मिल्ड में भी आता है अगर कैटकेम से बना है, और प्रेसेबल्स में भी आता है, ई मैक्स दोनों में आता है। और जिरकोनिया मिल्ड में आता है, मशहूर है जिरकोनिया, तो सुना होगा आपने। और प्रोसेरा, तो जो जिरकोना, ये दोनों हैं, जिरकोनिया और प्रोसेरा, इनको हमेशा सीमेंटेड ज्यादातर किया जाता है, बॉन्डेड कम होता है, ये सीमेंटेड ज्यादा होता है, यानी कि जीआईसी से भी लगा सकते हो, सीमेंटेड कर सकते हो, मतलब इजाजत है सीमेंटेड करने की, ठीक है। तो ये है। अब ये 3 हमारी कैटेगरीज हो गई। अब दूसरी क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा, जो कि इस चैप्टर में नहीं लिखी हुई, और वो कहीं आर्टिकल में है, फाइनल ईयर वाले स्किप कर सकते हैं, पीजीज अगर ये सुन लें। ज्यादा गहराई में नहीं कूदूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत इंटीरियर सिरेमिक बड़ा चैप्टर है, डॉक्टर साद ने भी अलग से कवर करवाया है। तो इसमें क्लासिफिकेशन ये कि 3 किस्म के सिरेमिक है। नंबर 1 प्योर सिलिका, यानी कि प्योर ग्लास, जिसके अंदर आता है फेल्सपाथिक पोर्सलिन। ये क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। प्योर ग्लास, 100% ग्लास, 100% सिलिका, ग्लास सिलिका एक ही बात है। इसके अंदर आता है पोर्सलिन। दूसरा है मेनली ग्लास और सिलिका, मेनली मैट्रिक्स उसका है, लेकिन क्रिस्टलाइन फिलर्स डाले गए हैं, क्रिस्टलाइंस के फिलर्स डाले गए हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स है ओवरऑल वो है ग्लास और सिलिका का। इसके अंदर आता है एलडीएस वाला क्राउन, ईमैक्स वाला क्राउन, ल्यूसाइट क्राउन, बहुत 2-3 एग्जांपल आते हैं। तीसरी कैटेगरी है जिसमें मेजॉरिटी है क्रिस्टलाइन फिलर्स की, मैट्रिक्स भी क्रिस्टलाइन का है, और सिलिका या ग्लास के फिलर्स है, यानी कि उल्टा हो चुका है। दूसरे वाले में मैंने कहा था कि सिलिका ग्लास का मैट्रिक्स है, क्रिस्टलाइन के फिलर्स है, क्रिस्टलाइन यानी कि मेटल ऑक्साइड्स, जिरकोनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्रिस्टलाइन होता है। तो जो तीसरा टाइप है वो है मेजॉरिटी जो है वो क्रिस्टलाइन है, और फिलर सिर्फ ग्लास और सिलिका के हैं। इसके अंदर जिरकोनिया क्राउन इनके अंदर आता है। एलडीएस लिथियम डाइसिलिकेट, ईमैक्स वो दूसरे कैटेगरी में आता है। प्योर जो पोर्सलिन विनियर्स हैं वो कैटेगरी नंबर 1 में आते हैं कॉम्पोजिशन के हिसाब से।
ये मोस्ट नाम मैंने ये 2-3 चुन के लिए क्योंकि ये कॉमन है हमारे प्रैक्टिस के अंदर। जिरकोनिया क्राउन तीसरे कैटेगरी में आता है। उसकी ताकत ज्यादा होती है लेकिन उसकी एस्थेटिक्स कम होती है। एस्थेटिक्स सबकी ज्यादा होती है टाइप 1 की, टाइप 2 की उससे फिर कम, फिर टाइप 3 की उससे कम, लेकिन होते तो ज़ाहिर है सारे ही मोस्ट एस्थेटिक हैं, जाहिर सी बात। स्ट्रेंथ टाइप 3 की सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 की, फिर 1 की। ये कॉम्पोजिशन वाली क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग वाली क्लासिफिकेशन तो मैंने पहले ही बता दी कि पहले पे फेल्सपाथिक पोर्सलिन, दूसरे पे प्रेसिबल पोर्सलिन, तीसरे पे मिल्ड पोर्सलिन। अब दूसरा सवाल जो हमारा आ सकता है वो है हायर शेल अप्रोच क्या होता है। कि अगर हम सोच रहे हैं, पेशेंट को हमने बोला कि हम क्राउन लगाएंगे आपके दांत के अंदर, तो कौन सा क्राउन लगाएंगे हम? जिरकोनिया लगाएंगे या फिर बॉन्डेड वाला लगाएंगे, सीमेंटेड लगाएंगे? क्योंकि कुछ क्राउन मैंने बताया था जो बॉन्ड होते हैं, कुछ सीमेंटेड होते हैं, तो कौन से लगाएंगे हम क्राउन? ऑल सिरेमिक लगाएंगे, मेटल सिरेमिक लगाएंगे? तो इसके लिए 3 फैक्टर्स को देखना पड़ता है। फैक्टर नंबर 1, एस्थेटिक डिमांड, स्पेशली एट जिंजाइवल थर्ड। क्या डिमांड है पेशेंट, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स को कंसीडर किया जाता है। नंबर 1, क्या दांत में पहले डिस्कलरेशन तो नहीं है? नंबर 2, पोस्ट तो नहीं लगा हुआ? नंबर 3, कहीं इम्प्लांट वाला दांत तो नहीं है? नंबर 4, कहीं पेशेंट को हाई स्माइल लाइन तो नहीं है? अगर हाई स्माइल लाइन है, हंसता है, तो पूरा दांत नजर आता है इंजाइवा के साथ, तो यानी कि उसके लिए शेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज्यादा व्हाइट वाला क्राउन लगाया जाएगा। लेकिन अगर उसको लो स्माइल लाइन है तो इतना चिंता की बात नहीं है। अगर पेशेंट को डिस्कलरेशन है या मेटल पोस्ट है या फिर इम्प्लांट है, तो उसका मतलब कोई उसको कवर करना जरूरी है। तो अगर ऐसे मौके पे हमने फेल्सपाथिक पोर्सलिन वाला क्राउन लगाया तो पेशेंट का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि वो तो ट्रांसल्यूसेंट है। तुमने तो खूबसूरती के चक्कर में उसको बड़े वादे किए कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लगाऊंगा, लेकिन यहाँ तुम ये बात भूल गए कि अंदर भाई डिस्कलरेशन है, उसको तो छुपाना है। उसको छुपाने के लिए कोई पहले एक आपको शेड वाला क्राउन लेना पड़ेगा। तो उसमें आप ले सकते हो प्रेसेबल में से आईपीएस इम्प्रेस और ओपीसी, ऑप्टिमल प्रेसेबल सिरेमिक, क्योंकि इन दोनों का जो कोर होता है उसके वेरिंग शेड्स होते हैं जो कि डिस्कलरेशन को छुपा देंगे, पोस्ट को छुपा देंगे, इम्प्लांट को छुपा देंगे। अब उसमें तुम्हारी मर्जी है, तो पूरा मोनोलिथिक बना दो, लेकिन अगर तुम चाहते हो चलो खूबसूरती भी हो तो उससे छुपा दो कोर से, और उसके ऊपर एक और लेयर लगा दो, उसके ऊपर एक और लेयर लगा दो फेल्सपाथिक पोर्सलिन की, तो वो विनियर्ड कहलाएगा, यानी कि कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन जो कोर है, कोर वाला, वो हमेशा उसका होना चाहिए, आईपीएस इम्प्रेस का या किसी मतलब वेरिंग शेड्स का कोर होना चाहिए। मतलब एग्जांपल दिया आईपीएस इम्प्रेस और ओपीसी। मिल्ड से भी कैटेगरी से भी, तीसरे कैटेगरी से भी कोई चुन सकते हो, जिरकोनिया का भी कोर बना सकते हो। वो तो मैंने दो जिरकोनिया का कोर बना दो, क्योंकि बस उसमें छुपाना है डिस्कलरेशन का। तो पहला फैक्टर हाइट चेल अप्रोच कहते हैं, डिस्क एस्थेटिक। दूसरा है बॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। टूथ स्ट्रक्चर की क्वालिटी तो देखो कि वो क्या बॉन्ड होने के काबिल है या नहीं है। 2 किस्म के ल्यूटिंग एजेंट हैं, एक रेजिन, जीआईसी रेजिन मॉडिफाइड, जीआईसी, इसको कहते हैं सीमेंटेशन। एक है ड्यूल क्योर कॉम्पोजिट, एक होता है सेल्फ क्योर जो कि खत्म हो चुका है, एक होता है लाइट क्योर जो आप लोग ओपीडी में इस्तेमाल करते हो, एक होता है डुअल क्योर जो लाइट वाला भी होता है, सेल्फ भी क्योर होता है। तो ये इस्तेमाल करते हैं हम ल्यूटिंग के लिए। आजकल एडेसिव डेंटिस्ट्री का दौर है, तो क्राउन को ल्यूट किया जाता है कॉम्पोजिट से। ड्यूल क्योर, सेल्फ एडेसिव का मतलब है कि ना एच करो ना बॉन्ड करो, डायरेक्ट कॉम्पोजिट का, उसको कहते हैं सेल्फ एडेसिव, खुद ब खुद अडेयर हो जाएगा। तो डुअल क्योर सेल्फ एडेसिव ल्यूटिंग कॉम्पोजिट, इसे क्राउन को लगाओगे। तो उसके लिए हमें जाहिर सी बात है देखना पड़ेगा सबस्ट्रेट की क्वालिटी कैसी है। सबस्ट्रेट कहते हैं दांत को, जो बचा हुआ दांत है उसको कहते हैं, यहाँ पे चिपकेगा क्राउन, उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। तो कहाँ बॉन्डिंग वाले जो है सिरेमिक्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये याद रखिएगा, सवाल आ सकता है। नंबर 1, अगर डेंटिन स्क्लेरोटिक है। नंबर 2, अगर डीपर डेंटिन है, बहुत ज्यादा कटिंग हो चुकी है, तो बेहतर है फिर सीमेंटेशन वाला कोई एंटी सिरेमिक। सीमेंटेशन में कौन से ऑप्शन मैंने बताए थे? प्रोसेरा, मिल्ड कैटेगरी के शुरू के 2, प्रोसेरा और जिरकोनियम ऑक्साइड वाला, मतलब ये सीमेंट हो सकते हैं। और प्रेसेबल से जो कौन सा था, ईमैक्स, वो भी सीमेंट हो सकता है। मतलब बॉन्डिंग के साथ इनके अंदर सीमेंटेशन की भी सलाहियत मौजूद है। तो ये दोनों, ये मिक्स दोनों होते हैं। तो तीसरे नंबर पे कॉन्ट्राइंडिकेशन है सब जिंजाइवल मार्जिन हो,
तब भी बेहतर है कि सीमेंटेशन वाला यूज किया जाए। बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती क्योंकि सीमेंटम आ गया तो बॉन्डिंग का बेड़ा गर्क हो जाएगा। चौथा है जब बॉन्डिंग फोर्सेस मतलब फोर्सेस ज्यादा हों, पैराफंक्शनल फोर्सेस ज्यादा हों तो फिर बॉन्डिंग वाला इतना टिक नहीं पाता, तो वहां सीमेंटेशन अच्छा है। तो ये 4 कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जहां पे आपको बॉन्डिंग सिरेमिक्स यूज नहीं करने हैं, आपको सीमेंटेड वाले यूज करने हैं। स्क्लेरोटिक डेंटिन, डीप डेंटिन, एक्सपोज रूट सरफेस यानी सब जिंजाइवल मार्जिन। चौथा है जब फोर्सेस ज्यादा हों। तीसरी चीज जो की जाती है हेयरचल अप्रोच में वो है पैराफंक्शनल हैबिट्स, पेशेंट की चेक करनी है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो ये 3 चीजें हो गई, रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 एस्थेटिक डिमांड क्या है पेशेंट की, स्पेशली इन जिंजाइवल। थर्ड, नंबर 2 सबस्ट्रेट की क्या क्वालिटी है। नंबर 3 पैराफंक्शनल हैबिट्स क्या है या नहीं है पेशेंट में। अब टाइप्स, इनके बेसिस पे ना टाइप्स और इनकी इंडिकेशन बताई गई हैं। सबसे जो पहला टाइप है वो है विनियर क्राउन। विनियर तो आपने सुना होगा कि सिर्फ फेशियल सरफेस पे लगाते हैं विनियर। विनियर क्राउन का मतलब है यानी कि पूरे चौधारी पूरे चारों तरफ आपने क्राउन लगा दी है, उसको कहते हैं विनियर्ड क्राउन। और ये मोस्टली ये बनता है फेल्सपाथिक पोर्सलिन से, क्योंकि विनियर पोर्सलिन विनियर तो ये पूरा फेल्सपाथिक पोर्सलिन जाके कैटेगरी 1 से। और उसको मैंने क्या बताया था, मोस्ट ट्रांसल्यूसेंट होता है, मोस्ट स्टैटिक होता है और मोस्ट इसकी कलर स्टेबिलिटी होती है। इसकी इंडिकेशन क्या है। अब इंडिकेशंस जो 3 सबकी इंडिकेशंस जो है, शुरू की 3 इंडिकेशन, चौथी पांचवी तो एक्स्ट्रा है, लेकिन शुरू की जो 3 है ना वो हेयरचल अप्रोच से निकाली गई है। हेयरचल अप्रोच के भी 3 पॉइंट्स थे, हर किसी के 3 इंडिकेशन है, वो भी हेयरचल अप्रोच के सीक्वेंस के बेसिस पे। पहला था एस्थेटिक्स के बारे में, दूसरा था सबस्ट्रेट की क्वालिटी के बारे में, तीसरा तो था वो पैराफंक्शनल हैबिट्स के बारे में। तो हर 4 क्राउन की बात करेंगे और ये तीनों इंडिकेशंस का जिक्र किया जाएगा, तो याद करना आप लोगों के लिए अब आसान हो गया। बात करते हैं फेल्सपाथिक पोर्सलिन विनियर क्राउन की इंडिकेशन। जब एस्थेटिक्स इज सुपर इंपॉर्टेंट, पेशेंट को हाईएस्ट एस्थेटिक एक्सपेक्टेशंस। नंबर 2 सबस्ट्रेट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी इनेमल सबस्ट्रेट हो या इनेमल डेंटिन मिक्स हो, बट इनेमल का होना जरूरी है, हाईएस्ट क्वालिटी सबस्ट्रेट की भी। नंबर 3 मिनिमल या नो पैराफंक्शनल हैबिट्स, क्योंकि अगर पैराफंक्शनल हैबिट्स होंगी तो वो टूट जाएगा, तो मिनिमल, क्योंकि स्ट्रेंथ उसकी सबसे कमजोर होती है, तो नो और मिनिमल पैराफंक्शनल हैबिट्स। तो ये 3 इंडिकेशन हो गई। इसके अलावा भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पैग लेटरल्स हो अगर, या फिर लार्ज प्रोक्सिमल रेस्टोरेशन की रिक्वायर्ड हो, या कंजर्वेटिव एक्सेस ओपनिंग हो, कंजर्वेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर हो यानी दांत को ज्यादा काटना ना हो। तो ये 3 इंडिकेशन और डाल दो, 6 हो गई। लेकिन शुरू की 3 चारों क्राउन की वो सेम होंगी हेयरचल अप्रोच के मुताबिक, बस वो तो पक्का याद करना है, बाकी याद करो ना करो। इसकी अगर बाकी याद करना चाहते हो, चौथी पैग लेटरल, पांचवी कंजर्वेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर, और छठी है जब लार्ज प्रोक्सिमल रेस्टोरेशन। अब दूसरे पे आते हैं, बॉन्डेड ऑल सिरेमिक क्राउन्स। वो ऑल सिरेमिक क्राउन्स जो को बॉन्ड होते हैं, उसके एग्जाम्पल आपको पता है, फेल्सपाथिक पोर्सलिन वो भी बॉन्ड होता है, लेकिन वो तो ऊपर आ गया। यहाँ पे फिर आते हैं आईपी, उस दूसरी कैटेगरी से, यानी कि प्रेसेबल सिरेमिक्स की कैटेगरी से, आईपीएस इम्प्रेस और ओपीसी। ये दोनों प्योरली बॉन्डेड सिरेमिक्स है, इनको सीमेंटेड नहीं किया जाता। तो बॉन्डेड ऑल सिरेमिक्स रेस्टोरेशन, यानी कि इनको बॉन्ड ही कर सकते हो, सीमेंटेशन का ऑप्शन नहीं है। और बाकी जितने भी सिरेमिक्स है उनको उनको भी बॉन्ड कर सकते हो, पर उनको सीमेंटेड का ऑप्शन है। तो खैर, अगर तुम ऑल सिरेमिक क्राउन जो भी बना है उसको तुम बॉन्ड कर रहे हो, अगर तुम बॉन्ड कर रहे हो तो फिर ये 3 इंडिकेशन हेयरचल अप्रोच की। नंबर 1 हाई एस्थेटिक डिमांड, क्योंकि बॉन्डेड की हाई एस्थेटिक डिमांड क्योंकि ऑल सिरेमिक है। नंबर 2 गुड क्वालिटी डेंटिन सबस्ट्रेट एक्सेप्टेबल, क्योंकि क्राउन प्रिपरेशन करते तो डेंटिन तो एक्सपोज होगा, लेकिन गुड क्वालिटी डेंटिन है हमारे पास विच इज एक्सेप्टेबल फॉर बॉन्डिंग। नंबर 3 है मॉडरेट टू नो पैराफंक्शनल हैबिट्स, मॉडरेट तक गुंजी इजाजत है, मॉडरेट मिनिमल या टू नो, बस हाई ना हो। तो ये 3 इंडिकेशन आ गए। अब आते हैं हमारे तीसरे पे, वो है सीमेंटेड ऑल सिरेमिक क्राउन। उनको हम ऑल सिरेमिक क्राउन ही है, लेकिन उनको हम सीमेंट करेंगे जीआईसी से, रेजन मॉडिफाइड जीआईसी से। उसके अंदर जिरकोनिया आता है एग्जांपल में, प्रोसेरा आता है, और ये कैटेगरी 3 से मैन्युफैक्चरिंग के मिल्क सिरेमिक्स की कैटेगरी से जिरकोनियम ऑक्साइड और प्रोसेरा। कैटेगरी 2 जो वो थी प्रेसेबल वाली, उसमें आईपीएस इम्प्रेस और ओपीसी, वो तो प्योरली बॉन्डेड थे। लेकिन जो तीसरा वाला था ई मैक्स, वो बॉन्डेड से सीमेंटेड दोनों था, तो वो भी आप डाल सकते हो इसके अंदर।
सीमेंटेड ऑल सिरेमिक क्राउन की इंडिकेशन क्या है? हेयर जेल अप्रोच से ही देखते हैं। नंबर 1, हाई मॉडरेट टू हाई एस्थेटिक डिमांड। मॉडरेट टू हाई, मॉडरेट टू हाई एस्थेटिक डिमांड, क्योंकि इसमें बीच में जीआईसी भी आ जाएगा तो थोड़ी सी एस्थेटिक कम हो जाती है। लेकिन अगर मॉडरेट टू हाई एस्थेटिक डिमांड है, मतलब मॉडरेट है, ज्यादा इतनी एस्थेटिक डिमांड नहीं है। नंबर 2, पुअर क्वालिटी डेंटिन सबस्ट्रेट, जो कि बॉन्डिंग के लिए अनएक्सेप्टेड है, तभी तो हम ये यूज करें। तीसरा, मॉडरेट टू नो पैराफंक्शनल हैबिट्स। पैराफंक्शनल हैबिट्स पेशेंट को सेम है, वो वाली पॉइंट, मॉडरेट टू नो, तो इसमें हम यूज करें। इसका दूसरा वाला पॉइंट मैटर कर रहा है कि डेंटिन सबस्ट्रेट अनएक्सेप्टेबल फॉर बॉन्डिंग, और दूस बॉन्डिंग वाले में था डेंटिन सबस्ट्रेट बट एक्सेप्टेबल फॉर बॉन्डिंग, गुड डेंटिन सबस्ट्रेट। इसमें है बैड डेंटिन सबस्ट्रेट। उसमें गुड था तो उसमें बॉन्डिंग ऑल सिरेमिक यूज किया, इसमें बैड है तो उसमें हमने सीमेंटेड ऑल सिरेमिक यूज किया। एस्थेटिक डिमांड उसमें हाई थी, इसमें मॉडरेट टू हाई है। पैराफंक्शनल हैबिट्स उसमें थी मॉडरेट टू नो, इसमें भी मॉडरेट टू नो, वो सेम है। अब आते हैं हम चौथे क्राउन पे, वो है पीएफएम, यानी कि मेटल का कोर हो और ऊपर सिरेमिक हो, जो नॉर्मली हमारे ओपीडीज में हम लगाते हैं, पीएफएम क्राउन लगाते हैं पेशेंट को। उसको भी हम हेयर जेल अप्रोच से उसकी इंडिकेशन याद करेंगे। नंबर 1, लेस एस्थेटिक डिमांड्स। पहला एस्थेटिक का था ना, तो उसमें बदल गया, लेस एस्थेटिक डिमांड्स, कंपैरेटिवली लेस, मॉडरेट बोल दो आप, लेकिन हाई नहीं बोल सकते आप। पुअर डेंटिन क्वालिटी सबस्ट्रेट, वो सेम रहा। तीसरे नंबर पे है सिवियर पैराफंक्शनल हैबिट्स, मतलब ज्यादा सिवियर टू नो, मतलब ज्यादा फोर्सेस पड़ रही हैं, तो हायर फोर्सेस। तो अब इसमें हम जाहिर सी बात है मेटल का क्राउन लगाएंगे, मतलब मेटल का ना पीएफएम, मतलब मेटल का अंदर मेटल और बाहर से सिरेमिक, जाहिर सी बात है, तो पीएफएम का लगाएंगे। इसमें हम ऑल सिरेमिक लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, अगर जब हाई पैराफंक्शनल हैबिट्स है तो वो फिर नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा। इसके अलावा आप जब ब्रिज हो, फिक्स ब्रिज, उसके लिए भी इसकी इंडिकेशन है। पांचवी इंडिकेशन जब ये कि रूट कैनाल के बाद अगर दांत बहुत ज्यादा टूट चुका है तो बेहतर है फिर आप पीएफएम लगाओ। छठे नंबर पे अगर डीप ओवर बाइट है, यानी कि लोअर इंसाइजर ज्यादा हिट कर रहे हैं अपर को, तो भी फिर बेहतर है पीएफएम लगाओ, मेटल वाला लगाओ। तो ये एक्स्ट्रा इंडिकेशन है, लेकिन 3-3-3 तो सबकी याद करनी है, क्योंकि वो हेयर जेल अप्रोच के हिसाब से है। पहला पॉइंट होगा एस्थेटिक का, दूसरा होगा सबस्ट्रेट की क्वालिटी का, तीसरा होगा पैराफेक्शनल हैबिट्स क्या है, मिनिमम है या है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की, वो है एक मिनट, आपको मैं पिक्चर बना के बताता हूँ। अब बेसिकली बायोलॉजिकल विथ का कॉन्सेप्ट समझिएगा। जो रूट है उसके सराउंडिंग में होती है बोन, ठीक है, और बोन उसको एल्व्यूलर बोन कहते हैं, और उसके जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको एल्व्यूलर क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये मिसाल, ये एल्व्यूलर क्रेस्ट हो गया और इसके बीच में ये दांत हो गया, ठीक है, दांत हो गया, दांत, और ये एल्व्यूलर क्रेस्ट हो गया, ठीक है। अब जिंजैवा जो है दो किस्म के होते हैं, मार्जिनल जिंजैवा जो कि दांत से अटैच नहीं होता, और अटैच जिंजैवा जो कि दांत से अटैच होता है, बोन से अटैच नहीं होता, वो दांत से अटैच होता है। अटैच जिंजैवा के जहां पे खत्म होता है वहां पे एल्व्यूलर बोन शुरू होती है, यानी एल्व्यूलर क्रेस्ट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बोन, और उस बोन को जो जिंजैवा कवर करता है उसको फिर म्यूकोसा कहते हैं, एल्व्यूलर म्यूकोसा, वो म्यूकोसा जो कि एल्व्यूलर बोन को कवर कर रहा है।
वो एल्व्यूलर म्यूकोजा आ गया। उसके ऊपर अटैच जिंजाइवा, वो बोन को नहीं कवर कर रहा, वो क्रेस्ट के ऊपर है, क्रेस्ट यानी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बोन के ऊपर है और दांत को से चिपका हुआ है। वो 2 मिलीमीटर का होता है, यानी 2 मिलीमीटर वो दांत से चिपका हुआ है, और 2 मिलीमीटर चिपका हुआ है, उसके नीचे क्रेस्ट है यानी कि बोन का हाईएस्ट पॉइंट है, और उसको कवर एल्व्यूलर म्यूकोजा ने किया। उसके ऊपर जो है वो है 1 मिलीमीटर का मार्जिनल जिंजाइवा, और उसके अंदर का पार्ट है वो खुला हुआ है, मार्जिनल यानी अनअटैच जिंजाइवा, ऐसे खुला हुआ है, तो खाली एम्प्टी जगह है, तो उसको सल्कस कहते हैं। तो 1 मिलीमीटर का बाहर से देखे तो मैं बोलूंगा 1 मिलीमीटर का मार्जिनल जिंजाइवा, 2 मिलीमीटर का अटैच जिंजाइवा, फिर शुरू होता है एल्व्यूलर म्यूकोजा। लेकिन अगर मैं अंदर से देखूं दांत के तो मैं बोलूंगा कि 1 मिलीमीटर का सल्कस, फिर 2 मिलीमीटर की बायोलॉजिकल विथ, फिर है एल्व्यूलर क्रेस्ट। अब बायोलॉजिकल विथ क्या है? ये बेसिकली वो चीज है जिससे अटैच जिंजाइवा दांत से चिपका हुआ है। अटैच जिंजाइवा दांत से कैसे चिपका हुआ है? जाहिर सी बात है किसी चीज से चिपका हुआ है। उस चीज का नाम है एपिथेलियल अटैचमेंट और कनेक्टिव टिश्यू। 1 मिलीमीटर का एपिथेलियम से चिपका हुआ होता है, और 1.2 समथिंग और 0.8 समथिंग कनेक्टिव टिश्यू से चिपका हुआ होता है। तो मिला के 1 कर लो ऑन एवरेज। तो 1 मिलीमीटर एपिथेलियम, जंक्शनल एपिथेलियम और जंक्शनल एपिथेलियम, जंक्शन करना 1 मिलीमीटर जंक्शनल एपिथेलियम, 1 मिलीमीटर कनेक्टिव टिश्यू, और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं बायोलॉजिकल विथ। इसको कभी भी डैमेज नहीं करना होता। ये बिल्कुल उसके नीचे फिर क्रेस्ट शुरू होती है, बोनी क्रेस्ट के ऊपर ये 2 मिलीमीटर का एक सेंसिटिव टिश्यू है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल विथ। तो जो हम मार्जिन बनाते हैं क्राउन के लिए, एंटीरियर सिरेमिक के लिए जो हम मार्जिन देते हैं, अपर एंटीरियर के लिए वो देते हैं सब जिंजाइवल देते हैं, सुपरा नहीं देते हैं, क्योंकि अगर सुपरा दोगे ना तो वो मार्जिन नजर आएगा और एस्थेटिक अपीयरेंस नहीं आएगा, तो उसका हमेशा सल्कस। तो सब जिंजाइवल का मतलब बेसिकली होता है कि सल्कस के अंदर देना है, इंट्रा सर्क्यूलर भी बोल सकते हो उसको। तो सब जिंजाइवल का मतलब ये नहीं है कि आप यानी कि बायोलॉजिकल विथ को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, यानी अटैच जिंजाइवा को, क्योंकि अगर बायोलॉजिकल विथ को पेनिट्रेट करोगे तो जंक्शनल एपिथेलियम को तोड़ोगे, पेनिट्रेट करोगे तो वो अटैच जिंजाइवा खुल जाएगा, क्योंकि उससे तो चिपका हुआ है। अगर उसको छेड़ा तो अटैच जिंजाइवा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और वो फिर खराब हो जाएगा। सल्कस के अंदर तक मार्जिन बनाओगे, क्योंकि 1 मिलीमीटर की इजाजत है हमें, सल्कस के अंदर हम खेल सकते हैं, बना सकते हैं, इंट्रा सर्क्यूलर कहते हैं इसको। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सब जिंजाइवल मार्जिन का। इंट्रा सर्क्यूलर मार्जिन बनानी होती है, बायोलॉजिकल विथ को वॉयलेट नहीं करना होता। बायोलॉजिकल विथ वो चीज है जिससे अटैच जिंजाइवा दांत से चिपका हुआ होता है। मतलब के जंक्शनल एपिथेलियम 1 मिलीमीटर, कनेक्टिव टिश्यू 1 मिलीमीटर, मिला के हुए 2 मिलीमीटर, तो अटैच जिंजाइवा होता ही 2 मिलीमीटर का है। ये पिक्चर बनाई है मैंने, ये पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये बोन है, ये बोन एल्ब्यूलर क्रेस्ट बोन है, एक मिनट, हाँ, ये हिस्सा बोन है, ये दांत है, रूट है, ठीक है ना, बोन। और ये जो मैंने कवर किया है ये जिंजाइवा है, जो मैंने ब्लू कलर किया है। ये जो बोन से चिपका हुआ है वो तो अलग है, ये जो दांत से चिपका हुआ है ये अटैच जिंजाइवा, और चिपका किस चीज से हुआ है? बायोलॉजिकल विथ से। और ऊपर जो खुला हुआ है वो है MG, मार्जिनल जिंजाइवा, और उसके अंदर वाला एरिया कौन सा है? सल्कस। सल्कस, अंदर वाला सल्कस और BW, और बाहर वाला मार्जिनल जिंजाइवा और अटैच जिंजाइवा, और फिर शुरू होता है क्रेस्ट। बोन, और बोन का जो हाईएस्ट पार्ट है वो क्रेस्ट है। तो क्रेस्ट के ऊपर हमेशा 3 मिलीमीटर होने चाहिए, तो हम मार्जिन आराम से डाल सकते हैं। 3 मिलीमीटर होने चाहिए, 3 मिलीमीटर, क्योंकि 2 मिलीमीटर बायोलॉजिकल विथ के लिए और 1 मिलीमीटर सल्कस के लिए, जहां पे मार्जिन बना सको। तो ये याद रखो। अब हम इसको मालूम कैसे करेंगे? एक तो तरीका है कि हम सल्कस की डेप्थ मालूम कर लें, प्रोब डालें और पता चल जाए हमें सल्कस कितना है। अगर 1 मिलीमीटर सल्कस है इसका मतलब हम 0.5 मिलीमीटर डीप मार्जिन डाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब हम सल्कस में प्रोब डालते हैं तो फिर क्या होता है, जंक्शनल एपिथेलियम इतना वो होता है, फ्लेक्सिबल होता है कि उसको प्रोब पेनिट्रेट कर लेता है और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर चला जाता है। तो सही से मेजरमेंट नहीं आती, सल्कस को मेजर करना बहुत मुश्किल है। सल्कस को मेजर करना
बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ये जंक्शनल एपिथेलियम है वो वो खराब हो जाता है। खैर यहाँ पे लिखा हुआ जो जंक्शनल एपिथेलियम है वो 4 से 6 दिनों में उसका टर्नओवर होता है। तो ये BCQ पॉइंट आ सकता है कि जो अटैचमेंट जो होती है जंक्शनल एपिथेलियम की, वो अगर खराब भी हो गया, इन्फ्लेमेशन भी हो गई, तो वो 4 से 6 दिन में रीजनरेट होता है, उसका टर्नओवर होता है हर 4 से 6 दिन के अंदर। ठीक हो गया। अब हमें सल्कस मेजर करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बोन साउंडिंग। हम क्या करेंगे, बोन साउंडिंग हम करेंगे। यानी कि हम मालूम करेंगे कि ये जो क्रेस्ट है ये कहाँ पे, बोनी क्रेस्ट कहाँ पे, उसको साउंड करेंगे, उसकी आवाज। बोन साउंडिंग कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1 LA देंगे पेशेंट को। स्टेप नंबर 2 हम प्रोब डालेंगे। प्रोब तो जाहिर सी बात है सल्कस को अंदर जाकर जंक्शन एपिथेलियम को पेनिट्रेट करेगा, कनेक्टिव टिश्यू पे रुक जाएगा और हमें रेजिस्टेंस फील होगी। फिर हम क्या करेंगे, प्रोब को थोड़ा सा अवे फ्रॉम द क्राउन रख के और ज्यादा डीपर पेनिट्रेट करेंगे और हमें एक रेजिस्टेंस फील आएगी, बोन वहां पे पहुंच गए। तो जैसे ही हम बोन पे पहुंच जाएंगे तो फिर हम बाहर से मेजर करेंगे कि कितना मिलीमीटर हो गया। तो अगर फिर हमें पता चल जाएगा कि क्रेस्ट का लेवल क्या है, फिर हम बाहर से मेजर कर लेंगे सल्कस के बाहर से कि कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो कितना आना चाहिए नॉर्मल क्रेस्ट लेवल के लिए? हमने बोन को अगर प्रोब को टच करा है तो बोन यानी क्रेस्ट को, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बोन, तो कितना आना चाहिए? 3 मिलीमीटर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 मिलीमीटर सल्कस का होगा, 2 मिलीमीटर BW का होगा, बायोलॉजिकल विथ का होगा। और सल्कस को आप बोलोगे कि मैंने उसको पेनिट्रेट कर दिया, वो मैं बता चुका हूँ कि वो रीजनरेट हो जाती है। तो बोन साउंडिंग का कोई नुकसान नहीं है, 4 से 6 दिन में एपिथेलियम फिर से रीजनरेट हो जाएगा, कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। और वो और प्रोब से ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, ठीक है ना। जैसे अगर मार्जिन बना देते तुम, वो फिर लॉन्ग टर्म होता। तो मार्जिन बनाना इसलिए मना होता है, मार्जिन आप नहीं बना सकते। अगर आपने मार्जिन बना दी ना तो वो जिंदगी भर मार्जिन होगी, तो प्लाक एक्यूमुलेशन, बहुत सारी चीजें होंगी, तो फिर तो वो कभी रीजनरेट होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये वो अलग कॉन्सेप्ट, अलग बात हो गई। तो बोन साउंडिंग करके आपको क्रेस्ट लेवल पता चल गया क्या है। अब क्रेस्ट लेवल का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि बातें थोड़ी डीप हैं, पीजीज के लिए तो नहीं है लेकिन फाइनल ईयर वालों के लिए बहुत डीप होंगी। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है फाइनल ईयर वालों के लिए, लेकिन फिर भी ये हमने कवर करवाना है। अब नॉर्मल क्रेस्ट यानी कि 3 मिलीमीटर नॉर्मल क्रेस्ट लेवल 85% केसेस के अंदर नॉर्मल क्रेस्ट लेवल होता है। इसका मतलब है कि फ्री जिंजाइवल मार्जिन से लेकर बोनी क्रेस्ट तक जो डिस्टेंस है वो 3 मिलीमीटर फेशियली बकली है, और 3 to 4.5 मिलीमीटर इंटरप्रॉक्सिमली थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट यहाँ बात हम कर रहे हैं फेशियली। तो फेशियली वैसे 3 मेजरमेंट लेनी होती हैं, एक मिड फेशियल में, एक मीजियो फेशियल, एक डिस्टो फेशियल, तो 3 लेनी होती है। तो मिड फेशियल में तो 3 मिलीमीटर, बाकी मीजियो डिस्टो फेशियल में तो हो सकता है 4.5, बट बहरहाल हम मिड फेशियल की भी बात करें 3 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर सल्कस और 2 मिलीमीटर BW बायोलॉजिकल। तो इसको ये भी बोल सकते हैं मेजरमेंट फ्रॉम फ्री जिंजाइवल मार्जिन टू बोनी क्रेस्ट, ये भी बोल सकते हैं इसको। 3 मिलीमीटर नॉर्मल क्रेस्ट, तो इसका मतलब है कि मार्जिन कैन बी प्लेस्ड विद इन 0.5 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर इनसाइड द सल्कस, क्योंकि पता चल गया कि कंप्लीट 1 मिलीमीटर का सल्कस हमारे पास मौजूद है। तो मार्जिन कैन सेफली बी प्लेस्ड विद इन 0.5 टू 1 मिलीमीटर ऑफ सल्कस, बगैर किसी टेंशन के। ये फायदा है बोन साउंडिंग का, अब हमें टेंशन नहीं है, मार्जिन डीप, इतना डीप ले जा सकते हैं। दूसरा है लो क्रेस्ट। लो क्रेस्ट का मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो है 3 से भी ज्यादा है, यानी कि 4 आ गया डिस्टेंस फेशियली, और इंटरप्रॉक्सिमली 4.5 से भी ज्यादा है, 5-6 आ गया। तो इसका मतलब है कि बोनी क्रेस्ट तो कुछ ज्यादा ही नीचे है। तो यहाँ पे आप बोलोगे फिर चिंता की क्या बात है, फिर तो दबा के सब जिंजाइवल मार्जिन बनाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे टेंशन एक और है, क्योंकि नीचे सब क्रेस्टल बोन इतनी नीचे है कि जिंजाइवा को सपोर्ट के लिए भी बोन चाहिए होती है। जब बोन थोड़ा सा नीचे है, रिसीड हो चुकी है, तो इसका मतलब है अब चांसेस बहुत हैं जिंजाइवल रिसेशन के, चांसेस बहुत हैं लॉस ऑफ इंटरडेंटल पेपिला हाइट के, और अगर इंटरडेंटल पेपिला की हाइट रिसीड हो गई तो ब्लैक ट्रायंगल्स के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे रिसेशन का खतरा है, क्योंकि अंदर से बोन रिसीड हो चुकी है। डिस्टेंस तो बहुत है 3 से ज्यादा, मार्जिन तो बनाओगे, लेकिन अगर मार्जिन
थोड़ा सा भी जिंजाइवा को हिट करेगी, जिंजाइवा रिसीड हो जाएगा, अनस्टेबल जिंजाइवा है। यहाँ पे मेन पॉइंट नोट करने की है कि अनस्टेबल जिंजाइवा है। तो यहाँ पे फिर क्या करोगे, या तो ऑप्शन नंबर 1 जिंजेवेक्टोमी खुद ही कर लो तमीज के साथ, क्या बाद में इशू हो, मैं पहले इज्जत बाइज्जत तरीके से इंटरनल जिंजेवेक्टोमी करता हूँ, अच्छा तरीका है। तरीका नंबर 2, इक्यो जिंजाइवल मार्जिन बनाओ, सब जिंजाइवल मत जाना भाई। तरीका नंबर 3, अगर सब जिंजाइवल जा रहे हो तुम, अगर जा रहे हो तुम, तो तुम रिट्रैक्शन कॉर्ड जो डालते हो ना जिंजाइवा को रिट्रैक्ट करने के लिए, वो छोटा वाला डालोगे, तो मिनिमल रिट्रैक्शन करोगे और बहुत ख्याल से करोगे, हल्का सा लाइट प्रेशर और स्मॉल साइज रिट्रैक्शन कॉर्ड। रिट्रैक्शन कॉर्ड एक धागा होता है जिससे जो धागा हम सल्कस में डालते हैं ताकि सल्कस नीचे हो जाए। अब तीसरा जो है वो इसमें 13% केसेस के अंदर होता है और सबसे डिफिकल्ट टू मैनेज है। अगर बीसी की आ जाए मोस्ट डिफिकल्ट टू मैनेज तो है लो क्रेस्ट लेवल, और रीजन आ जाए तो रिसेशन, ब्लैक ट्राइंगल्स 13% केसेस में होता है। बाकी के जो 7% हैं वो है हाई क्रेस्ट लेवल, यानी कि जो डिस्टेंस है 3 मिलीमीटर से कम है। और इसमें सबसे बड़े कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि बायोलॉजिकल विथ डैमेज हो सकती है, क्योंकि सल्कस बहुत छोटा है, क्योंकि डिस्टेंस 3 से कम आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 तो पूरी की पूरी बायोलॉजिकल विथ हो गई, तो सल्कस तो समझो ना होने के बराबर हो गया, तो बड़ा टेंशन है। तो सबसे ज्यादा चांस होता है इसमें बीडब्ल्यू को डैमेज होने का, क्योंकि क्रेस्ट नॉर्मल भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, बल्कि ऊपर है, हाई आ गया भाई, बिल्कुल दांत के सामने, मार्जिनल के करीब आ गया। तो फिर इसमें आपको क्या करना है कि भाई सुप्रा जिंजाइवल रहना है, कोशिश करो सब जिंजाइवल मत जाओ, बायोलॉजिकल विथ की बैंड बजा दोगे। अब एक होता है रिटेंशन फॉर्म, एक रेजिस्टेंस फॉर्म। डेफिनेशन याद कर रहे हैं। रिटेंशन फॉर्म की डेफिनेशन है रेजिस्ट डिसलॉजमेंट ऑफ रेस्टोरेशन अलोंग द पाथ ऑफ प्लेसमेंट, टेंसाइल फोर्सेस, पाथ ऑफ प्लेसमेंट, ऐसे अगर
अस्सलाम वालेकुम। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट हम एंड पे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे रिटेंशन और रेजिस्टेंस। रिटेंशन का मतलब है दोनों की डेफिनेशन में शुरू में आता है टू प्रिवेंट द डिसलॉजमेंट ऑफ रेस्टोरेशन। लेकिन आगे की बात सुनिएगा। रिटेंशन में आता है टू प्रिवेंट द डिसलॉजमेंट ऑफ रेस्टोरेशन अलोंग द पाथ ऑफ इंसर्शन। अलोंग द पाथ ऑफ इंसर्शन यानी कि ऐसे इंसर्ट करते हैं ना, तो अगर ऐसे क्राउन निकल गया, इस पाथ से ऐसे करके निकला, तो फिर ये रिटेंशन उसकी बेकार है। ऐसे करके बाहर आ गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में क्या है? तो रेजिस्ट डिसलॉजमेंट ऑफ रेस्टोरेशन अलोंग द एक्सिस अदर देन पाथ ऑफ प्लेसमेंट। पाथ ऑफ प्लेसमेंट ये तो ये नहीं, या तो ऐसे डिसलॉज हुआ या टेढ़ा डिसलॉज हुआ ड्यू टू ऑब्लिक फोर्सेस। तो ड्यू टू फोर्सेस अदर देन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ प्लेसमेंट, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस फॉर्म। तो दोनों की स्टार्ट सेम है, टू प्रिवेंट द डिसलॉजमेंट। वो है ऑन द पाथ ऑफ इंसर्शन, वो है अदर देन पाथ ऑफ इंसर्शन रेजिस्टेंस, और रिटेंशन है पाथ ऑफ इंसर्शन। जितने तीन फैक्टर्स होते हैं, ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर रिटेंशन, ग्रेटर डिस्टेंस। लेसर द टेपर, ग्रेटर रेजिस्टेंस, ग्रेटर रिटेंशन। तीसरा है कि सीमेंट टाइप, अगर बॉन्डिंग कॉम्पोल्यूटिंग सीमेंट बॉन्डिंग वाला यूज हो रहा है तो ग्रेटर रिटेंशन और ग्रेटर रेजिस्टेंस। अब मार्जिन की बात हो रही है। सिरेमिक के लिए जो मार्जिन होता है वो होता है शोल्डर मार्जिन, याद रखें। मेटल के लिए हमेशा शेम्फर होता है, सिरेमिक के लिए क्या होता है? शोल्डर मार्जिन। तो अगर चारों तरफ ऑल सिरेमिक है तो चार शोल्डर मार्जिन होगा। और कितना डीप होगा? 90 डिग्री। शोल्डर हमेशा 90 डिग्री होता है, शेम्फर थोड़ा सा राउंडेड होता है ऐसे करके। शोल्डर स्ट्रेट होता है 1 to 1.5 मिलीमीटर डीप, 90 डिग्री शोल्डर मार्जिन। अच्छा, जब हम सिरेमिक क्राउन लगाते हैं मार्जिन के ऊपर, तो एक थोड़ी सी हमेशा डिस्क्रिपेंसी होती है, गैप होता है हल्का सा। तो वो जो गैप एक्सेप्टेबल है वो है 100 माइक्रोमीटर। ये बेसिक होकर कुछ पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आ गए। तो 100 माइक्रोमीटर का गैप एक्सेप्टेबल होता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन की टेक्निक ज्यादा पूछते नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से। अगर कभी पूछ भी लिया थोड़ा बताओ। स्टेप नंबर 1, इम्प्रेशन लोगे, मॉडल बनाओगे पेशेंट का, और फिर डायग्नोस्टिक वैक्सअप करोगे अकॉर्डिंग टू, क्योंकि कभी दांत ऑलरेडी टूटे हुए होते हैं, जाहिर सी बात है क्राउन उन दांतों में लगाओगे जहां ऑलरेडी पहले मस्कैरीज हो, रूट कैनाल हुई चुकी हो, या कोई पैग लेटर कोई प्रॉब्लम हो, वैसा नहीं लगाओगे ना क्राउन। तो मॉडल बना के फिर मॉडल पे उसकी पूरी वैक्सअप करोगे, डायग्नोस्टिक वैक्सअप, यानी कि उसको दांत को असली शेप में लाओगे जो होना चाहिए था ओरिजिनल शेप में, वैक्सिंग से। फिर वो वैक्सअप मॉडल जो होता है ना, उसके ऊपर आप पट्टी पट्टी से इम्प्रेशन लोगे, छोटा सा पूरा, मतलब जैसे जैसे हम कंपोजिट क्लास 4 में पट्टी इंडेक्स बनाते हैं ना, तो इस तरह पट्टी इंडेक्स बनाओगे। 3 दांतों को कवर करेगा, ज्यादा नहीं, एक राइट एक लेफ्ट और एक जो दांत हमें चाहिए। अगर 3 दांत का हमें बनाना है तो 5 दांत, दो एक्स्ट्रा होंगे राइट और लेफ्ट, और 3 दांत जो हमें चाहिए। पट्टी बना दी। अब पट्टी को क्या करेंगे? पेशेंट के मुंह में डालेंगे, और हम उसमें मुंह में डालेंगे तो जाहिर सी बात है गैप आएगा। तो उस पट्टी के अंदर हम फेशियली सुराख करेंगे, और फिर हम बिस एक्राइलिक डालेंगे। बिस एक्राइलिक डालेंगे जो कि एक प्रोविजनल मटेरियल है, टेम्पररी मटेरियल, वो डालेंगे और उसको मुंह में प्रेस करेंगे पेशेंट के। 2 मिनट बाद निकाल देंगे जब तक वो सेट हो जाए। अब वो बिस एक्राइलिक जो क्या करेगा, वो जो मिसिंग टूथ स्ट्रक्चर था उसको, वो जो मिसिंग था, जाहिर सी बात है अगर ये दांत मेरा आधा टूटा हुआ था, अब क्योंकि मॉडल डाला पट्टी, उसके अंदर बिस एक्राइलिक डाला, पट्टी निकाल दिया, लेकिन बिस एक्राइलिक पड़ा हुआ है। अब वो रिमेनिंग टू स्टक, अब मेरे दांत असली की तरह हो गए। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा नंबर 1, पेशेंट को मैं बता दूंगा कि डायग्नोस बता दूंगा कि फ्यूचर तुम्हारा ये होगा, इस तरह तुम्हारी ट्रीटमेंट होगी, तो उसको एजुकेट कर पाऊंगा मैं पेशेंट को। और नंबर 2, ये मुझे हेल्प करेगा मेरी कटिंग में, प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि अब मेरे पास आइडियल दांत आ गए हैं। पहले अगर टूटे हुए दांत को प्रिपेयर करना मुश्किल है यार, कितनी डिडक्शन करूं, ऐसे टेढ़ा दांत टूटा हुआ है, कंफ्यूजन होती है। अब मेरे पास आइडियल हाइट आ गई, क्योंकि वो ऑलरेडी रेस्ट, जो बिसिंग टूथ था वो भी अब रेस्टोर्ड हो चुके हैं। अब समझो टाइफोडोंट मेरे सामने पड़े हुए हैं। तो अब मुझे प्रिपरेशन अब स्टार्ट करनी है। तो तो बिस इक्राइलिक ने एज ए रिडक्शन गाइड भी मेरे लिए हेल्प किया, तो अब ये मेरी रिडक्शन गाइड भी बन गई। और वो जो पट्टी इंडेक्स है उसको मुझे संभाल के रखना है, क्योंकि जब पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, इंप्रेशन हो जाता है, तो उसके बाद दोबारा से बिस इक्राइलिक डालते हैं और दोबारा से ऐसे रख के और हटा देते हैं, क्योंकि वो प्रोविजनल रेस्टोरेशन का काम अंजाम देंगे। तो 2 दफा करना होता है, एक शुरू में और एक इंप्रेशन के बाद। शुरू में इसलिए करते हैं क्योंकि जो मटेरियल प्रोविजनल बनेगा वो एज अ रिडक्शन गाइड हेल्प करेगा,
और इम्प्रेशन के बाद इसलिए करते हैं क्योंकि जो मटेरियल होगा वो एज ए प्रोविजनल रेस्टोरेशन काम करेगा, क्योंकि वो एज ए पेशेंट घर ही ऐसे जाएगा और हफ्ते 2 हफ्ते तक जब तक उसके क्राउन बन के हैं तो वो प्रोविजनल बिसिक्रैलिक लगा हुआ होगा। तो ये इसके सिलिकॉन पट्टी इंडेक्स के 2 फायदे हो गए, तो फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन गाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी प्रोविजनल मटेरियल। बिसिक्रैलिक यूज होता है मोस्ट कॉमनली। सबसे पहले इंसाइजर रिडक्शन करेंगे, वो करेंगे हम 2 मिलीमीटर। पहले हम डेप्थ कटिंग बर इस्तेमाल करेंगे, वो होता है 330 कार्बाइड बर। उससे हम क्या करेंगे, डेप्थ कटिंग करेंगे और इंटरप्रोक्सिमल रिडक्शन भी 330 कार्बाइड बर से करते हैं। फिर हम डेप्थ कट यानी कि हमने इस तरह के ना हमने डेप्थ कट्स बना दिए इंसाइजल पे 2-2 मिलीमीटर के। किससे हमने बनाए, ये हमने बनाए 330 कार्बाइड बर से बनाए। अब हम कौन सा बर उठाएंगे, ये स्टेप नंबर 1 हो गया इंसाइजल में डाई डेप्थ कट्स। अब हम उसको यूनिफॉर्म रिडक्शन करेंगे, वो किससे करेंगे हम, अब हमने स्टेप नंबर 2 में क्या किया, यूनिफॉर्म रिडक्शन कर दी। यूनिफॉर्म रिडक्शन कर दी किससे की, राउंड एंडेड डायमंड बर। ये बेसिकली टेपर फिशर बर है लेकिन राउंड एंडेड है, एक फ्लैट एंडेड होता है, एक राउंड एंडेड होता है। तो ये राउंड एंडेड टेपर फिशर बर है, राउंड एंडेड डायमंड बर है। ठीक है, राउंड एंडेड डायमंड बर से हम क्या करेंगे, इसकी अब यूनिफॉर्म रिडक्शन कर दी। अब हमारी इंसाइजल प्रिपरेशन हो गई। अब हम करेंगे फेशियल प्रिपरेशन। फेशियल प्रिपरेशन भी हम सेम बर से करेंगे, 1.2 मिलीमीटर राउंड एंडेड डायमंड बर फेशियल प्रिपरेशन करेंगे। फेशियल में सबसे पहले मिड फेशियल करेंगे, फिर हम करेंगे सर्वाइकल प्रिपरेशन, वो भी हम इसी तरह करेंगे, 1.2 मिलीमीटर राउंड एंडेड डायमंड बर से करेंगे। और हम मार्जिन बनाएंगे, इक्वो जिंजाइवल बनाएंगे अभी, और रिट्रैक्शन कॉर्ड नहीं डालेंगे अभी, इक्वो जिंजाइवल मार्जिन बनाया है हमने, सब जिंजाइवल नहीं बनाया। फिर हम लिंगुअल प्रिपरेशन करेंगे, वो हम लिंगुअल प्रिपरेशन भी इसी बर से करते हैं, वो भी सेम बर से, मतलब 1.2 मिलीमीटर राउंड एंडेड डायमंड बर से सब प्रिपरेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम मार्जिन को हमें क्या करना है, सब जिंजाइवल लेकर आना है, मार्जिन को क्या करना है, सब जिंजाइवल लेकर आना है। तो अब हम पहले रिट्रैक्शन कॉर्ड डालेंगे, यानी धागा लगाएंगे ताकि सल्कस थोड़ा सा नीचे आ जाए। और अब तुम आराम से मार्जिन को थोड़ा सा नीचे ले आ सकते हो। अगर नॉर्मल क्रेस्ट है तो तुम 0.5 टू 1 मिलीमीटर नीचे ले आ सकते हो, तो वो डिपेंड करता है। अगर हाई या लो, अगर हाई क्रेस्ट है तो नीचे बिल्कुल नहीं ला सकते, लो क्रेस्ट है तो बिल्कुल एहतियात करना पड़ेगा। तो लो और हाई में थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। नॉर्मल में 0.5 मिलीमीटर नीचे ला सकते हो, लेकिन नीचे लाने के लिए भी सल्कस को पहले नीचे करना पड़ेगा, रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। रिट्रैक्शन कॉर्ड डालेंगे, पहला रिट्रैक्शन कॉर्ड, रिट्रैक्शन कॉर्ड डाला। अब जो बर उठाते हैं हम, वो बर उठाएंगे 1.6 मिलीमीटर, 1.2 की जगह पे 1.6 मिलीमीटर राउंड एंडेड डायमंड बर। उससे हम अपनी मार्जिन प्रिपेयर्ड शोल्डर मार्जिन बनाते हैं, 3% टेपर होगा, 1.6 मिलीमीटर राउंड एंडेड डायमंड बर होगा और शोल्डर मार्जिन बनाएंगे। ये वाला बर चूज करते हैं, फ्लैट वाला चूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके एक्स्ट्रा फायदे हैं। नॉर्मली आप लोगों ने प्रोस्तो में देखा होगा, फ्लैट शोल्डर के लिए फ्लैट होता है, लेकिन एंटीरियर सिरेमिक राउंड में राउंड वाला यूज करेंगे क्योंकि इजी टू यूज होता है। और फ्लैट एंड यूज करने से थोड़ी सी इरेगुलरिटी आ जाती है। और तीसरा नंबर है कि राउंड करने से थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा ऐसे क्लीव बन जाता है जे शेप, उसको फिर हैंड इंस्ट्रूमेंट से आप स्ट्रेट कर सकते हो और वो अच्छे से ज्यादा स्ट्रेट हो जाएगा इनेमल हेचेड या जीएमटी से। अब हम टाइम आएगा इम्प्रेशन लेने का। इम्प्रेशन लेने से पहले दोबारा से हमें एक रिट्रैक्शन कॉर्ड लगाना है, डबल कॉर्ड टेक्निक कहते हैं। लेकिन एक रिट्रैक्शन इम्प्रेशन से पहले जो लगाते हैं ना, तो उसमें हमारे पास मार्जिनल जिंजाइवा को रिट्रैक्ट करने के हमारे पास 5 ऑप्शन है। नंबर 1 मैकेनिकल, यानी कि सिर्फ रिट्रैक्शन कॉर्ड लगाओ। नंबर 2 मैकेनो केमिकल, पहले आप अल्युमिनियम सल्फेट की जेल लगाओगे और फिर रिट्रैक्शन कॉर्ड लगाओगे, वो अल्युमिनियम सल्फेट की जेल को सल्कस के अंदर ले जाएगा। तो केमिकल, मैकेनिकल। अल्युमिनियम सल्फेट इसलिए हीमोस्टेटिक एजेंट है। अगर क्योंकि दूसरा रिट्रैक्शन कॉर्ड डाल रहे हो ना आप, तो फिर जाहिर सी बात है खून के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो खून के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए फिर आप अल्युमिनियम सल्फेट की जेल यूज करें। तो ये हो गया केमिको मैकेनिकल। तीसरा तरीका रिट्रैक्शन का है क्यूरेट, इलेक्ट्रोक्यूरेट,
जो इलेक्ट्रोक्यूरेटाज होती है ओटीज में होती है। चौथा तरीका है रोटरी क्यूरेटाज, बर वगैरह यूज किया। पांचवा तरीका है लेजर, लेजर से आपने उसको सल्कस को नीचे कर दिया थोड़ा सा। तो ये 5 तरीके, लेकिन सबसे जो कॉमन है वो मैकेनोकेमिकल है। आपने पहला डिटेक्शन कॉर्ड कब डाला था? जब आपने शोल्डर मार्जिन सब जिंजावल कर रहे थे, आखिरी स्टेप आपका जो था 1.6 मिलीमीटर राउंड बर्ड से पहले डिटेक्शन कॉर्ड डाल दिया था। अब हमने इंप्रेशन से पहले अल्युमिनियम सल्फेट की जेल और फिर दूसरा डिटेक्शन कॉर्ड डालना है, और अब हमने 4 मिनट पहले वेट करना है। कितना हमने वेट करना है? हमें वी हैव टू वेट फॉर 4 मिनट्स, 4 मिनट्स के लिए वेट करना है, और फिर हमने इंप्रेशन ले लेना है, और फिर हमने वो डिटेक्शन कॉर्ड दोनों निकाल देने हैं, और सल्कस और फिर नीचे ही रहेगा अपनी जगह पे। सल्कस वापस आने में कितना टाइम लगता है, ये भी बीसीक्यू को पॉइंट है। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीनों के बाद जो डिटेक्टेड सल्कस है अपनी वापस जगह पे आएगा, और जो मार्जिन होगी वो ऑटोमेटिकली इंट्रासल्क्यूलर हो जाएगी। तो ये सल्कस 3 महीनों के बाद अपनी जगह पे वापस ऊपर आ जाएगा, और जो मार्जिन है वो खुद ब खुद इंट्रासल्क्यूलर होगी। बीडब्ल्यू को तो जाहिर है वायलेट नहीं करना। अब हम बेसिकली डिटेक्शन क्यों करते हैं, डिटेक्शन कॉर्ड इंप्रेशन से पहले क्यों यूज करते हैं, उसकी 4 हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है। नंबर 1, ताकि जिंजाइवल सल्कस को हम वर्टिकली डिटेक्ट करें, नीचे करें। वर्टिकली डिटेक्ट करने से क्या होगा कि जो मार्जिन है उसके, जो मार्जिन है शोल्डर मार्जिन है उसकी अगर नीचे कोई अंडरकट है ना, वो भी रिकॉर्ड हो जाए। दूसरा रीजन ये होता है कि जो सल्कस है उसको हॉरिजॉन्टली भी डिटेक्ट करें ऐसे साइड से, ताकि जो इंप्रेशन मटेरियल है वो अच्छा खासा अंदर पेनिट्रेट हो जाए। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है, 4 रिक्वायरमेंट है इंप्रेशन टेक्निक से पहले। रिक्वायरमेंट नंबर 1, डिटेक्ट द सल्कस हॉरिजॉन्टली। नंबर 2, डिट्रैक्ट द सल्कस वर्टिकली। ये दोनों डिट्रैक्शन कॉर्ड से हो गए हमारे। तीसरा है ब्लीडिंग मस्ट बी स्टॉप्ड, चौथा वो अल्युमिनियम सल्फेट से हो गया। चौथा है ऑल हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू मस्ट बी ड्राइड, ड्राई होने चाहिए, उससे एयर ड्राई से हो जाएगा। तो ये 4 रिक्वायरमेंट है इंप्रेशन की। अब कौन सा हमने यूज किया ब्लीडिंग रोकने के लिए? अल्युमिनियम सल्फेट। अगर नहीं है दूसरा, फेरिक सल्फेट भी यूज कर सकते हो। अब 2 किस्म के इंप्रेशन मटेरियल कॉमन है। नंबर 1, पॉली अल्जीनेट से तो कभी भी नहीं लेना, ये माल प्रैक्टिस होती है अक्सर जो डेंटिस्ट लेते हैं। या तो आप लोगे नंबर 1 पॉलीविनाइल सिलोक्सेन से, जो कि हमारे पास क्लिनिक में भी पड़ा हुआ है। हम हमेशा जो भी क्राउन के केसेस है पॉलीविनाइल सिलोक्सेन यूज करते हैं। बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है, 14-15 हजार का मटेरियल है। दूसरा है पॉली ईथर, वो तो उससे भी ज्यादा महंगा है, लेकिन वो मेरा वो हम तो बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, बट वो उससे भी महंगा है। बट पॉलीविनाइल सिलोक्सेन बेहतर है, वो सही है। अब इनका एक कंपैरिजन दिया गया, फिर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। पॉलीविनाइल सिलोक्सेन है वो डायमेंशनली स्टेबल है, पॉली ईथर भी दो स्टेबल है। पॉलीविनाइल सिलोक्सेन टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। पॉली ईथर है उसका टेस्ट खराब होता है, बैड टेस्ट। पॉलीविनाइल सिलोक्सेन हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि बिल्कुल ड्राई करना चाहिए। पॉली ईथर हाइड्रोफिलिक होता है, ड्राई करना इतना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत कमी पेशी से फर्क नहीं पड़ेगा। पॉलीविनाइल सिलोक्सेन लेटेक्स ग्लव्स से खराब हो जाता है, तो हमेशा मिक्सिंग ग्लव्स उतार के करनी पड़ती है। पॉली ईथर को ग्लव्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्लव्स से साथ करो। जो फेरिक सल्फेट है अगर उससे ब्लीडिंग रोकी है तो पॉली ईथर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि फेरिक सल्फेट पॉली ईथर को नेगेटिवली इंपैक्ट देती है। तो ये कुछ 4-5 बातें आपको यूज करनी है। पॉली ईथर का एक और नुकसान है कि वो बहुत रिजिड होता है, उसको निकालना मुंह से बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सी इसकी डिस्टॉर्शन हो जाती है। और फेरिक सल्फेट से अगर रोका है तो भी यूज नहीं कर सकते। ये तो 1-2 नुकसान है इसके, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन है पॉली ईथर की। और एक्सपेंसिव भी थोड़ा ज्यादा है, एक्सपेंसिव दोनों है, बहरहाल वो थोड़ा और ज्यादा है। अब आखिरी सवाल ये है कि अगर हमने जो क्राउन लेबोरेटरी से बंद किया है वो लिंगुअली यानी पैलेटली थोड़ा सा ओवर कंट्रोल्ड है, तो पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होंगे, ये आईएमए पास पेपर का सवाल है। ज्यादा उभरा हुआ है, पैलेटली उभरा हुआ है, नीचे के दांत जल्दी टच करेंगे ऊपर को, तो पहला नुकसान है एंटीरियर गाइडेंस हो जाएगी। एंटीरियर गाइडेंस का मतलब है कि अगर दांत आप आगे कर रहे हो या साइड पे कर रहे हो तो सिर्फ कैनाइन टच करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा फंक्शनल एंटीरियर गाइडेंस का मतलब है कि मतलब अब फंक्शनल एंटीरियर गाइडेंस, जब हम एंटीरियर गाइडेंस नॉर्मली होती है कि जब हम दांत को ऐसे प्रोट्रूड करेंगे, मैंडिबल को प्रोट्रूड करेंगे, वो ऊपर के दांतों को टच करेंगे, इसको कहते हैं एंटीरियर गाइडेंस। फंक्शनल एंटीरियर गाइडेंस का मतलब है मतलब खा पी रहे हैं तब भी टच कर रहे हैं, बेवजह टच कर रहे हैं, तो ये जो नेगेटिव बात है।
तो ये नेगेटिव बात हो गई, फंक्शनल एंटीरियर गाइडेंस। दूसरा नुकसान है अनएक्सेप्टेबल फोनेटिक्स, बात करने में मुश्किल होगी। तीसरा है जॉइंट में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा टीएमजे में। चौथा पॉइंट ये है कि एयर फ्लो में मसला होगा, एयर फ्लो में, सांस लेने में, मतलब एयर फ्लो कंस्ट्रक्टेड हो जाएगी, जिसकी वजह से विसिल भी, बीच में विसिल वाला साउंड भी आएगा। तो ये 4-5 नुकसान है। तो दिस इज ऑल, ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अच्छा, एक और आखिर में बात कहूंगा, जो मैंने कहा था कि कॉम्पोजिशन के हिसाब से एक होते हैं फेल्सपाथिक पोर्सलिन, दूसरे कैटेगरी में आते हैं मेनली सिलिका और ग्लास, लेकिन उसके अंदर क्रिस्टलाइन फिलर्स हैं। उसके एग्जांपल में एलडीएस आता है, लिथियम डाइसिलिकेट ईएमएक्स। तीसरी जो कैटेगरी है मेनली क्रिस्टलाइन है, मेटल ऑक्साइड है, लेकिन फिलर्स जो है वो सिलिका के, उल्टा हो गया, उसमें जिरकोनिया आता है। अब वो जो तीसरी कैटेगरी वाला है जिरकोनिया, उसकी जो बॉन्डिंग करते हैं हम दान से, वो ईपीसी कॉन्सेप्ट होता है। ए फॉर सबसे पहले एयर अपग्रेड करोगे क्राउन के इंटेक अंडर वाले सरफेस को, फिर प्राइमर लगाओगे, और फिर सीमेंट लगाओगे, यानी कि ल्यूटिंग ड्यूल कोर सीमेंट लगाओगे। प्राइमर कौन सा लगाओगे? जिसके अंदर 10 एमडीपी हो। 10 एमडीपी से क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है। ईपीसी से बॉन्डिंग होगी, ईपीसी कॉन्सेप्ट याद करें। लेकिन इनको एच नहीं कर सकते हम, इनके इंटरनल सरफेस को। लेकिन जो दूसरी और पहली कैटेगरी के, यानी कि प्योर, मोस्टली हम पोर्सलिन है, प्योर पोर्सलिन है, या फिर मेनली सिलिका ग्लास है, सिर्फ क्रिस्टलाइन की फिलर्स हैं, जैसे लिथियम डाइसिलिकेट हो गया, ईमैक्स हो गया कैटेगरी 2 के, या फिर 1 के प्योर पोर्सलिन, तो उनको हम ईपीसी बॉन्डिंग नहीं होगी, उसको क्या होगा, अंदर के सरफेस को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से एच करेंगे, फिर नंबर 2 साइलेंट कपलिंग एजेंट लगाएंगे, फिर नंबर 3 डुअल कोर सीमेंट लगाएंगे। तो शुरू के 2 स्टेप चेंज हो गए बॉन्डिंग के। दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। आई स्टैंड विथ फलस्तीन, गाजा, और जितना भी हो सके उनको हमेशा दुआ में याद रखें। अभी भूले ना कि बात बहुत पुरानी हो गई, अब तो नॉर्मलाइज ना करें इस चीज को, और अपने अंदर ये एहसास हर वक्त उजागर करें कि यार ये जो चीज हो रही है नहीं होनी चाहिए। हम उनके लिए दुआ करें, और इंशाल्लाह तो जितना हम अपने हिसाब से यार इमदाद कर सकते हो, डोनेशन कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, बाइकआउट्स कर सकते हो, जितना जो अपने मन को समझ में आए, दिल को समझ में आए, वो करो। वी स्टैंड विद फलस्तीन, वी स्टैंड विद ह्यूमैनिटी। अस्सलाम वालेकुम।